नमस्कार दोस्तों, आप सभी का नूतन विजडम में स्वागत है। तो आज जो है कि जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि मैं आज बाल विकास और शिक्षण शास्त्र से 30 एमसीक्यू क्वेश्चंस लेकर आया हूं और ये जो है कि 2018 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो आप लोग जो है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिएगा, खासतौर पे उनके पास जो सीटेट की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, किसकी? सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, तो उन सभी लोगों के पास ये वीडियो को जो है कि शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए, अगर आप चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो है कि आप लोग को प्रैक्टिस कराने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए आज का शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि वंशानुक्रम वातावरण की भूमिका के संबंध में, ठीक है, कौन सा कथन सही है? वंशानुक्रम, ध्यान समझिएगा, वंशानुक्रम और वातावरण की भूमिका, ठीक है ना, दोनों की बात कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है क, विकास के कुछ पक्ष वंशानुक्रम से कुछ वातावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। दूसरा कह रहा है कि बच्चे की सीखने की क्षमता पूरी तरह जीन द्वारा निर्धारित होता है। तीसरा कह रहा है कि अच्छा पोषण किसी भी जन्मजात विकार को समाप्त कर सकता है। और लास्ट कह रहा है कि वातावरण केवल भाषा विकास को प्रभावित करता है। ठीक है, तो इसमें से जो सही है उसका आप लोग को चयन करना है। तो चलिए मैं आपको बता दूं कि इसका सही आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर है क। ठीक है, बोला है कि विकास के कुछ पक्ष जो है कि वंशानुक्रम से और कुछ वातावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क जो है कि आपका सही आंसर होगा। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जीन पियाजे, ठीक ना, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार सही नहीं है? ध्यान समझिएगा, मैंने जो पहले फोकस किया था और आपको बताया था कि इन बातों को ज़्यादा ध्यान हम फोकस करेंगे, क्योंकि सीटेट के एग्जाम में नहीं वाले क्वेश्चंस ऐसे पूछ दिए जाते हैं। मतलब कि इसमें कह रहा है कि जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कौन सा सही नहीं है, ठीक ना, सही नहीं है पूछ रहा है। ठीक ना, मतलब कि 3 इसमें ऑप्शन सही हैं, एक जो है कि गलत है। पहला ऑप्शन कह रहा है कि विकास गुणात्मक अवस्थाओं में होता है, बच्चे अपने अनुभवों से ज्ञान का निर्माण करते हैं। तीसरा कह रहा है कि सीखना केवल निरंतर अभ्यास से होता है। और चौथा कह रहा है कि बच्चे अपने वातावरण के साथ सक्रिय रूप से क्रिया करते हैं। ठीक है, तो आप लोग जो है कि फटाफट से अपना जो है कि आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए और बताइए। ठीक है, और एक अपने मन में भी आंसर पहले चूज कर लीजिए। ठीक ना, चलिए मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ। तो इसमें जो गलत है ऑप्शन, क्योंकि हमें गलत पूछ रहा था, ठीक ना, यहाँ पे नहीं शब्द का पूछ रहा था कि नहीं है, ठीक ना, तो आपका ग जो है कि ये सही नहीं है। बोला कि सीखना केवल निरंतर अभ्यास से ही होता है, ऐसा नहीं है। सीखना जो है कि हम कई जगहों पर सीख सकते हैं, वातावरण से भी सीख सकते हैं। ठीक है, पर यहाँ पर केवल एक ही चीज़ पे फोकस कर रहा है, वो है निरंतर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन हम तीसरा कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व संक्रियात्मक चिंतन की सीमा नहीं है? देखिए यहाँ पर भी पूछ लिया है, नहीं है, ठीक ना, पूर्व संक्रियात्मक चिंतन की सीमा नहीं है, मतलब कि पूर्व संक्रियात्मक जो चिंतन है उसके 3 ऑप्शन सही हैं और एक जो है कि गलत है, उसको पूछ रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि एक ही पहलू पर अधिक ध्यान देना। दूसरा कह रहा है कि प्रतीकात्मक चिंतन का विकास करना। और तीसरा कह रहा है कि अहम केंद्रिता होना। और चौथा कह रहा है कि विचारों का उलट कर समझने में कठिनाई होना। ठीक ना, मतलब कि किसी के विचार को अगर पलट दिया जाए तो उसको समझने में कठिनाई होती है। ठीक है, ये इसमें से आपको एक ऑप्शन जो है कि चूज करना है, आप लोग फटाफट से चूज कर लीजिए। चलिए इसका ऑप्शन मैं बताता हूँ। तो इसका ऑप्शन आपका ग हो जाएगा, अहम केंद्रीय, मतलब कि अपने ऊपर घमंड करना या अपने ऊपर ही ज़्यादा भरोसा कर देना। ठीक ना, तो वो चीज़ गलत है। ठीक ना, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ग जो है कि आपका सही आंसर हो जाएगा। ये पूर्व संक्रियात्मक का जो है कि नहीं है। ठीक ना, चलिए क्वेश्चन नंबर चौथा कह रहा है कि छोटे बच्चों के विकास में खेल महत्वपूर्ण है। ये आपको ध्यान में रखना है, छोटे बच्चों के विकास में क्या महत्वपूर्ण है? खेल महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से कौन इसका कारण नहीं है? इसमें ध्यान दीजिएगा, इसमें भी हमें पूछ लिया है नहीं है। ठीक ना, तो जब भी अगर आपके क्वेश्चन में नहीं शब्द आएगा तो उसको आप मार्क कर लीजिएगा हल्का सा। ठीक ना, बोला है कि क कह रहा है कि बच्चे अपने शरीर पर नियंत्रण प्राप्त करते हैं, खेल उनकी केंद्रियों को सक्रिय करता है। या तीसरा कह रहा है कि यह केवल समय बिताने की सुखद सुखद तरीका है। और ग कह रहा है कि बच्चे नए कौशल सीखते हैं और उनके उपयोग करना सीखते हैं। तो ध्यान समझिएगा, यहाँ पर नहीं पूछ रहा था, मतलब कि 3 ऑप्शन सही हैं और एक क्या है? गलत है। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर आपका ग जो है कि ये गलत है। ठीक ना, क्या है? ग जो है कि गलत है। ठीक ना, क्योंकि इसमें कह रहा है कि यह केवल समय बिताने की सुखद तरीका है, ऐसा नहीं है। खेल जो है कि उनके शारीरिक विकास और मानसिक विकास दोनों में जो है कि अहम भूमिका निभाता है। ठीक है,
चलिए, मैंने आपको पहले भी कह दिया है कि भाई आप जब भी मैं क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करूं तो पहले आप उसका आंसर सुने और उसके बाद जो है कि अपने मन में भी एक टिक कर लीजिएगा कि कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा, क्योंकि तभी आपका जो है कि मनोबल बढ़ेगा, ठीक ना, कि आप कितने आंसर सही किए हैं। ठीक है, लास्ट में आप अपना आंसर जो है कि कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा कि आपने कितना सही किया है। ठीक है, चलिए पांचवें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बोला कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न जो है कि बच्चों में अवलोकन आलोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है। किसको? आलोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है। बोला कि क्या तुम्हें उसका उत्तर पता है? दूसरा कह रहा है कि सही उत्तर क्या है। तीसरा कह रहा है कि क्या तुम इसी तरह की स्थिति के बारे में सोच सकते हो। चौथा कह रहा है कि हम इसे इसे हल करने के अलग अलग तरीके कौन से अपना सकते हैं। ठीक है, तो आपको सही तरीका बताना है। बोला है कि बच्चों के आलोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है। ठीक है, मतलब कि 3 इसमें गलत है और एक क्या है, बहुत ही परफेक्ट है। देखिए सीटेट में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आपको तीनों चारों जो है कि आपका सही आंसर होगा, बट जो है कि उसमें जो परफेक्ट होगा ना, क्या होगा, परफेक्ट होगा, उससे ही आपको चूज करना है। मतलब कि 99% के सभी क्वेश्चन रहेंगे, बट जो है कि उसमें कोई एक जो है कि 100% वाला होगा। ठीक है ना, तो आपको वैसे ही क्वेश्चन को जो है कि आंसर को जो है कि चूज करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा पांचवें का घ जो है कि आपका सही है। बोल रहा है कि यहाँ पे कह रहा है कि हम इसे हल करने के अलग अलग तरीके कौन कौन से अपना सकते हैं। ठीक ना, अलग अलग तरीके कौन कौन से अपना सकते हैं, ये जो है कि आलोचनात्मक चिंतन का जो है कि सबसे बेस्ट आंसर होगा, क्योंकि हम अलग अलग तरीकों से कितने तरीके से हल कर सकते हैं ये चीज़ को यहाँ पर बताना है। ठीक है ना, मतलब कि इससे अलग अलग तरीके से जब हम हल करेंगे तो बच्चों का एक सोचने समझने की क्षमता बढ़ेगी। ठीक है ना, चलिए तो यहाँ पर हम लोग छठवें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो छठवां क्वेश्चन कह रहा है कि प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन कौन सा विकल्प करता है। देखिए प्रगतिशील शिक्षा मतलब कि जो आपका क्या बोलते हैं, जो मतलब कि रेगुलर वाला शिक्षा है, रेगुलरिटी को प्रेजेंट करता है। बोला कि करके सीखना, परियोजना विधि और सहयोगात्मक अधिगम जो है कि है। दूसरा कह रहा है कि नियमित परीक्षा और रैंकिंग की शिक्षा जो है कि आपका सही है। ठीक ना, तीसरा कह रहा है कि बच्चों को क्षमता के आधार पर अलग अलग करना, या चौथा कह रहा है कि परियोजना परियोजना विधि या क्षमता समूह और रैंकिंग की जो विधि है ये आपको प्रगति शिक्षा का सबसे अच्छा उदाहरण है या सबसे अच्छा जो है कि विकल्प है। ठीक है, जैसे कि आप अगर टीचर बनेंगे तो आपको प्रगतिशील शिक्षा रखना है, मतलब कि जो डेली बाय डेली कुछ ना कुछ नया जनरेट करें, कुछ नया नया सीखें, तो उसके लिए हमें क्या अपनाना चाहिए, कौन सा इसमें मेथड यूज़ करना चाहिए। ठीक है, तो आप लोग जो है कि आंसर चूज कर लिए होंगे, तो चलिए मैं बताता हूँ आपको कि इसका आंसर जो है कि का जो है कि सही होगा, क्योंकि आप इसमें देखेंगे तो करके सीखना, परियोजना विधि और सहयोगात्मक अधिगम जो है कि सबसे बेस्ट आंसर होगा किसका, प्रगतिशील शिक्षा का। ठीक ना, क्योंकि बच्चे करके सीखेंगे, परियोजना बनाएंगे, मतलब कि एक योजना बना करके कोई विधि बनाएंगे, उसके बाद कार्य करेंगे, और सहयोग लेंगे, एक दूसरे का क्या लेंगे, सहयोग, और सहयोग से बहुत ज़्यादा ही बच्चे एक्टिव रहते हैं और सीखते भी हैं। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है, आपका 7वां क्वेश्चन है, कह रहा है कि प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षा स्वयं जीवन है। माने प्रगतिशील शिक्षा का जो अर्थ है यहाँ पे कह रहा है, ठीक है, कि प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षा स्वयं जीवन है का अर्थ है। क्या अर्थ है, इसका अर्थ बताना है, मीनिंग बतानी है। ठीक ना, बोला कि विद्यालय शिक्षा अधिक से अधिक वर्षों तक चलनी चाहिए, विद्यालय शिक्षा अधिक से अधिक वर्षों तक चलनी चाहिए, विद्यालयों की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, विद्यालय की शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक जीवन को प्रतिबंधित करनी चाहिए, या केवल जो है कि जीवन ही शिक्षक है। इसका जो है कि आपको बताना है कि क्या इसका जो मीनिंग है, केवल जीवन ही शिक्षक है, ये आपका सही आंसर होगा। ठीक है, तो आप लोग जो है कि इसका आंसर चूज कर लिए होंगे, तो इसका आंसर सबसे बेस्ट आंसर होगा। ठीक है, देखिए सबसे बेस्ट आंसर होगा आपका जो कि विद्यालय की शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक जीवन को प्रतिबंधित करनी चाहिए। ठीक ना, यहाँ पे सामाजिक और प्राकृतिक जीवन दोनों को दिया है। ठीक ना, मतलब कि सामाजिक जीवन से जो विद्यालय शिक्षा है, ठीक ना, वो सामाजिक और प्राकृतिक जीवन को प्रतिबंधित करनी चाहिए, मतलब दोनों तरीके से हमें देना चाहिए विद्यालय शिक्षा को। ठीक है ना, इसका अर्थ यही है, किसका, तो शिक्षा स्वयं जीवन है, शिक्षा स्वयं जीवन है, ये चीज़ है। ठीक ना, चलिए आगे बढ़ते हैं 8वें क्वेश्चन की तरफ। 8वां क्वेश्चन कह रहा है कि ये देखिए यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है कोहल वर्ग से। ठीक ना, कोहल वर्ग के सिद्धांत से पूछा है। कोहल वर्ग के सिद्धांत का महत्वपूर्ण योगदान क्या है, ये आपको बताना है कि उनका सबसे इंपॉर्टेंट जो थ्योरी थी वो क्या थी। ठीक ना, संज्ञानात्मक परिपक्वता
परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता को के बीच जो है कि संबंध को समर्थन देना। ठीक है। दूसरा कह रहा है कि विस्तृत परीक्षण प्रक्रिया के विकास विकसित करना। तीसरा कह रहा है कि नैतिक तर्क और व्यवहार के बीच जो है कि स्पष्ट संबंध स्थापित करना। नैतिक और व्यवहार, ठीक ना। चलिए, बच्चों को नैतिक दार्शनिक मानना, ठीक ना, ये आपका चौथा ऑप्शन है। तो आप लोग फटाफट से आंसर जो है कि चूज करिए और बताइए कि क्या इसका सही आंसर है। ठीक है, माने कोहलबर्ग ने किसका सिद्धांत जो है कि प्रतिपादन किया था। ठीक है, तो चलिए इसका जो है कि सही आंसर हो जाएगा आपका क जो है कि संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच जो है कि संबंध को स्थापित समर्थन देना ही किसका सिद्धांत था, तो कोहलबर्ग का सिद्धांत था। ठीक है, चलिए, जैसे कि मैंने बताया कि सीटेट के एग्जाम में जो है कि जो क्वेश्चंस बनाए जाते हैं वो क्वेश्चन इतने सस्पेंसफुल रहते हैं कि आप उसमें तीनों चारों जो ऑप्शन पढ़ेंगे उसमें आपको चारों ही सही लगेंगे, बट जो है कि सबसे जो परफेक्ट आंसर होता है उसे चूज करना होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखिएगा और ज़्यादातर उसी बातों पर ध्यान रखिए जहाँ पर बच्चे खुद से एक्टिव हों, ठीक ना, जिनके ऊपर कोई फोर्स ना हो, ठीक ना, वैसे क्वेश्चन के आंसर को ही ज़्यादातर और टिक करिएगा। ठीक है, चलिए, 9वां क्वेश्चन कह रहा है कि निकटस्थ जो है कि विकास क्षेत्र माने कि जोन ऑफ अप्रोक्सिमेल, ठीक ना, डेवलपमेंट का अर्थ क्या है। ठीक ना, चलिए यहाँ पर बोला है निकटस्थ जो विकास का क्षेत्र है वो कौन सा है। बोला कि वह अवस्था जब अधिकतम विकास संभव होता है, वह अवस्था जब बच्चा सीखने की पूरी जिम्मेदारी स्वयं लेता है। ठीक है, और तीसरा कह रहा है कि वह क्षेत्र जिसमें उचित सहायता मिलने पर बच्चा लगभग जो कि स्वयं कार्य कर सकता है। बोला है कि वह बिंदु जहां सहायता पूरी तरह हटा दी जाती है। ये चौथा ऑप्शन है आपका, वह बिंदु जहां सहायता पूरी तरह हटा दी जाती है। ठीक है, इसमें सबसे बेस्ट आंसर आपको चूज करना है कि जो निकटस्थ जो विकास का क्षेत्र है वो क्या कहलाता है, उसका मीनिंग क्या है। ठीक है, तो चलिए आपने आंसर चूज कर लिया होगा, तो इसका आंसर होगा आपका ग सबसे बेस्ट आंसर होगा, क्योंकि क्षेत्र जिसमें उचित सहायता मिलने पर बच्चा लगभग स्वयं कार्य कर सके। मतलब मैंने बताया ना कि बच्चों को ज़्यादा फोर्स नहीं करना, ज़्यादा उसके ऊपर प्रतिबंधित नहीं करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें बस उनका सहयोग कर देना है। ठीक है, तो वहाँ पर यहाँ पर क्या हो जाएगा, उनका जो है कि आपको इसका जो एक सबसे बेस्ट आंसर होगा कि बच्चे को जो है कि हमें थोड़ा सा सहायता देना है, उसके बाद वो खुद से ही कार्य करना सीख जाएगा। ये हमें जोन जो है कि निकटस्थ जो है कि आपका निकटस्थ विकास का क्षेत्र जो है कि बताता है। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखना है उभयलिंगी व्यक्तित्व किसे कहा जाता है। उभयलिंगी व्यक्तित्व किसे कहा जाता है। बोला है कि केवल स्त्री सुलभ गुणों और पुरुष को, ठीक है, पुरुषोचित और स्त्री सुलभ माने जाने वाले गुणों के संतुलित संयोजन वाले व्यक्ति को, या अत्यधिक आक्रामक व्यक्तियों को, या रूढ़िवादी लैंगिक भूमिकाओं का पालन करने वाले व्यक्तियों को। ठीक है, तो आपके पास ये समक्ष जो है कि ये चार ऑप्शन है। पूछ रहा है कि उभयलिंगी व्यक्तित्व किसे कहा जाता है। उभयलिंगी का मतलब होता है कि जो दोनों के गुण रखते हो। ठीक ना, चलिए, तो आपको बताना है 10वें का क्या आंसर होगा। ठीक है, तो आपने चूज कर लिया होगा। यहाँ पे बोल रहा है कि उभयलिंगी से संबंध यह है कि दोनों लिंग मतलब कि पुरुष और महिला। ठीक ना, तो यहाँ पर पुरुषोचित जो स्त्री सुलभ माने जाने वाले गुणों के संतुलित संयोजन वाले व्यक्ति को ही क्या कहा जाता है, उभयलिंगी कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 11वें क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि चलिए ये कुछ व्यवहारगत जो है कि क्वेश्चन है, आपको ध्यान से देखना है। ठीक है, चलिए 2 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक थ्योरिकल और एक जो है कि आपका व्यवहारगत मतलब कि सोशल टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, मतलब कि आपको जनरली आपके जैसे कि साइकोलॉजी टाइप का, मतलब कि जो आपके दिमाग या आप समाज से सीखते हैं, ठीक ना, वो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे कह रहा है कि बच्चे निम्नलिखित में से सभी माध्यमों से लैंगिक भूमिका सीखते हैं। ठीक ना, लैंगिक भूमिका सीखते हैं कौन से, मीडिया, समाजीकरण, संस्कृति और ट्यूशन। किससे मतलब कि सभी माध्यमों का जो है कि लैंगिक भूमिका सीखते हैं, वो कौन सा इसमें उपकरण है या कौन सा क्षेत्र है जहाँ से वो सभी कुछ सीखते हैं। ठीक है, चलिए तो आपको सबसे बेस्ट आंसर बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से सभी माध्यमों से लैंगिक भूमिकाएं सीखते हैं सिवाय, ठीक ना, देखिए यहाँ पर दे दिया सिवाय, मतलब कि 3 इसमें ऑप्शन सही हैं और एक क्या है, गलत है। तो वो कौन सा हो जाएगा, ट्यूशन। ठीक ना, मतलब मीडिया से भी सीखते हैं लैंगिक भूमिका, मतलब कि सभी तरह के, ठीक ना,
और सामाजिकरण से भी सीखते हैं, संस्कृति से भी सीखते हैं, बस ट्यूशन से नहीं सीखते हैं, ठीक ना। ट्यूशन थोड़ा सा कम उसमें योगदान देता है, ठीक है। चलिए 12वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो 12वां क्वेश्चन कह रहा है कि मानवीकृत परीक्षणों को की एक प्रमुख आलोचना क्या है। मानवीकृत परीक्षणों का एक प्रमुख आलोचना क्या है। वे मुख्यतः मुख्यधारा की संस्कृति को दर्शाते हैं और इसलिए पक्षपाती होते हैं। क्या होते हैं? पक्षपाती होते हैं। बी कह रहा है कि उन्हें बड़े समूहों पर लागू नहीं किया जा सकता है। ग कह रहा है कि वे बहुत ही छोटे बच्चों पर ही लागू होते हैं। मतलब कौन सा? मानवीकृत परीक्षण, ठीक है। बोला कि उनमें प्रश्नों की जो संख्या है बहुत ही कम होती है, ठीक है ना। ये घ है। तो आपको सबसे बेस्ट आंसर चूज करना है, ठीक है। चलिए, तो आपने आंसर चूज कर लिया होगा। तो चलिए आपको मैं बताता हूँ, इसका आंसर होगा क। वे मुख्यतः मुख्यधारा की संस्कृति को दर्शाते हैं और इसलिए पक्षपाती होते हैं। चलिए 13वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 13 क्वेश्चन कह रहा है कि बहुबुद्धि के सिद्धांत के अनुसार, बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार, यहाँ पे पूछ रहा है बहुबुद्धि सिद्धांत, ठीक ना। और आप लोग बताइएगा बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया था, ठीक है। चलिए ऑप्शन कह रहा है कि बुद्धि को बहुत तेजी से बढ़ाया जा सकता है। बुद्धि को क्या किया जा सकता है? बहुत तेजी से बढ़ाया जा सकता है। किसके अनुसार? तो बहुबुद्धि जो कि सिद्धांत के अनुसार। बुद्धि के कई प्रकार हो सकते हैं, या लिखित परीक्षण हमेशा अनुपाती होते हैं, या घ कह रहा है कि प्रभावी शिक्षण से बुद्धि को गुणा किया जा सकता है। मतलब कि जो भी प्रभावित शिक्षण है उसमें बुद्धि के गुणा से जो है कि किया जाएगा, ठीक ना। जो भी आपकी बुद्धि है, आपका जो आपका जो है कि ज्ञान है, ठीक ना, उससे। तो आपको सबसे बेस्ट आंसर बताना है कि बहुबुद्धि के सिद्धांत के अनुसार क्या हो सकता है, क्या किया जा सकता है, ठीक है। चलिए, तो इसका आंसर होगा आपका जो है कि ख, बुद्धि के कई प्रकार। यहाँ पर बुद्धि के कई प्रकार हो सकते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 14वें क्वेश्चन की तरफ बोल रहा है कि शिक्षक अधिगम के मूल्यांकन, शिक्षण अधिगम के मूल्यांकन और अधिगम का मूल्यांकन, ठीक ना। यहाँ पे देखिए, अधिगम के लिए मूल्यांकन और अधिगम का मूल्यांकन दोनों का प्रयोग किसके किसके लिए क्या करता है, किस लिए करता है, ठीक ना। आपको बताना है कि अधिगम के लिए मूल्यांकन और एक अधिगम का मूल्यांकन, दोनों में बात थोड़ा सा डिफरेंस है। बोला कि केवल बच्चों के रैंकिंग निर्धारण करने के लिए, बच्चों के सीखने की आवश्यकताओं को जानकारी, उपयुक्त शिक्षण रणनीति चुनने के लिए, ठीक ना, केवल प्रमाण पत्र देने के लिए, या केवल अंतिम परीक्षा पर परिणाम जानने के लिए। तो आपको मैंने बताया कि बच्चों का मूल्यांकन कभी भी किया जाएगा तो उनके शिक्षण जो व्यवस्था है उसको बदलने के लिए, कि अब इसको किस तरीके से सिखाया जाए बच्चे को, ठीक ना। तो वो सब चीज़ जानने के लिए जो टीचर जो है कि मूल्यांकन करता है, ठीक है। तो आप लोग को मैंने बताया था कि कोई भी चीज़ अगर उपयोग करेंगे, कोई भी मेथड यूज़ करेंगे, तो वहाँ पर बच्चों को पहले फर्स्ट पर्सन रखा जाएगा। क्या रखा जाएगा? फर्स्ट पर्सन रखा जाएगा, कि बच्चा प्राथमिकता दी जाएगी बच्चे को, ठीक है ना। कि बच्चा जो है कि इसमें बच्चे को हेल्प हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक ना। अगर बच्चे का थोड़ा भी निगेटिव आएगा तो आप ध्यान समझ लीजिएगा कि वो ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो है कि ऑप्शन सही होगा वो है बच्चों के सीखने की आवश्यकताओं को जानकारी, उपयुक्त शिक्षण रणनीति चुनने के लिए। मतलब कि बच्चों की सीखने की आवश्यकता क्या है, ठीक ना, माने क्या उन्होंने सीख लिया है, क्या अभी सीखना है, उसके लिए हमें क्या रणनीति बनानी है, ये इसके जानने के लिए जो है कि हम किसका उपयोग करते हैं? तो अधिगम के लिए मूल्यांकन और अधिगम का मूल्यांकन दोनों का उपयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सतत व्यापक मूल्यांकन मतलब सीसीई से संबंधित नहीं है। ध्यान समझिएगा, यहाँ पर नहीं शब्द पूछ लिया है, मतलब कि 3 ऑप्शन आपके सही होंगे और एक जो है कि गलत होगा, ठीक ना। एक क्या होगा? गलत होगा, ठीक है। आपके 3 क्या होंगे? सही होंगे, ठीक ना। बोला कि यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। यह विभिन्न अधिगम क्षेत्रों में बच्चों की उपलब्धियों पर ध्यान देता है। यह बच्चों की प्रगति को समझने में सहायता करता है। यह बच्चों को कमजोर, खराब, बुद्धिमान के रूप में लेबल करने के लिए उपयोग होता है, ठीक ना। तो आपको ध्यान रखना है सतत व्यापक मूल्यांकन का क्या भूमिका है, ठीक ना। तो ध्यान समझिएगा, कमजोर, खराब, बुद्धि, ठीक ना, ये सभी शब्द यहाँ पर आ गए हैं, ठीक है। तो ये चीज जो है कि सतत व्यापक मूल्यांकन का नहीं है, ठीक ना। मैंने कहा कि बच्चे को निगेटिविटी नहीं दिखाना है, हमें नकारात्मक नहीं दिखाना है, ठीक ना। अगर बच्चे का नकारात्मक होगा तो वो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सीधे तौर पे हम उसको गलत मानेंगे और यहाँ पर गलत ही ऑप्शन हमसे पूछ रहा है, ठीक ना। बाकी ये 3 आपके ऑप्शन क्या है? सही है। और ये जो है कि चौथा ऑप्शन जो है कि बच्चे के बीच विभेद उत्पन्न कर रहा है, ठीक ना,
कि बच्चा कौन सा खराब है, कौन सा बुद्धिमान है, कौन सा कमज़ोर है, ये सभी चीज़ों का लेबल नहीं करना है, क्योंकि टीचर के लिए बच्चे सभी एक समान होने चाहिए। हाँ, उनके अधिगम में ज्ञान है जो वो थोड़ा सा कम ज़्यादा हो सकता है, पर उसके लिए टीचर को एक रणनीति बनानी है, एक नियम फॉलो करना है, ठीक ना। देखिए, तो वो चीज़ हमें यहाँ पर रखना है, ठीक है। चलिए, 16 प्रश्न कह रहा है कि बच्चों में प्रगतिशील किसके कारण होता है। बच्चा प्रगतिशीलता प्रभावी सॉरी बच्चे में प्रतिभाशीलता किसके कारण हो सकता है, मतलब किसके कारण हो सकती है ये आपको बताना है। प्रतिभाशीलता दिखाना है, मतलब कि प्रतिभाशील हो, हर एक एग्जाम या हर एक कंपटीशन में वो भाग ले, वैसा कब हो सकता है। बोला कि वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अंतःक्रिया करके, ठीक ना। दूसरा कह रहा है कि केवल संसाधन संपन्न वातावरण करके, केवल सफल माता पिता की वजह से, या केवल अनुशासित दिनचर्या की वजह से। माने किसके द्वारा जो है कि बच्चा जो है कि प्रभावीशीलता उसके अंदर दिख सकती है, ठीक है, आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप, मुझे शायद अनुमान है कि आप लोग जो है कि ऑप्शन अपना चुन लिए होंगे, तो इसका सही आंसर होगा वंशानुक्रम और वातावरण के बीच जो है कि अंतःक्रिया करके हम जो है कि बच्चे को प्रभावशीलता जो है कि प्रभावशीलन उसके अंदर ला सकते हैं, ठीक ना। मतलब कि उसको और जो है कि एक्टिव कर सकते हैं, ठीक है, वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अंतःक्रिया करके, ठीक है। चलिए, सबसे ज़्यादा जो अहम भूमिका निभाता है वो है वातावरण, ठीक ना। वातावरण का और ज़्यादा रोल हो जाता है यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि वातावरण का मतलब है कि जहाँ बच्चा रहता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। 17 क्वेश्चन कह रहा है कि सामाजिक आर्थिक के रूप से वंचित जो पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों के लिए कक्षा का वातावरण कैसा होना चाहिए। मतलब कि जो बच्चे सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित हैं, जिन्हें नहीं प्राप्त हो पा रहा है, जैसे सामाजिक अच्छा समाज नहीं मिला है, अच्छा जो है कि उसको आर्थिक नहीं मिला है, मतलब कि वो फाइनेंशियल तरीके से कमज़ोर है, तो उसके लिए कैसे हमें वातावरण का जो है कि होना चाहिए। बोला कि केवल अच्छे व्यवहार पर जोर देने वाला, उनके सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देने वाला, या उनकी मातृभाषा के प्रयोग को हतोत्साहित करने वाला, या बच्चे को उनकी क्षमता के आधार पर अलग अलग करने वाला, ठीक ना। मतलब उनके लिए वातावरण कैसा होना चाहिए यह आपको डिसाइड करना है, ठीक है, क्योंकि एक टीचर के पास जो है कि लगभग 30 से 40 बच्चे होंगे, तो उसके लिए कैसा वातावरण बनाएगा, ठीक ना, इन्वायरमेंट कैसा चूज़ करेगा वो आपको डिसाइड करना है, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर देखेंगे तो एक एक ऑप्शन को यहाँ पर देखते हैं। तो बोला कि केवल अच्छे व्यवहार पर जोर देने वाला, तो भाई केवल अच्छे व्यवहार पर जोर देंगे तो उसमें जो कमज़ोर बच्चे हैं, जिनके पास सामाजिक और आर्थिक दोनों तरीके से कमजोरी है, तो वो कैसे वहाँ पर सर्वाइव कर पाएंगे। दूसरा कह रहा है कि उनके मात्र भाषा के प्रयोग को हतोत्साहित करने वाला, ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर हतोत्साहित शब्द आ गया है तो ये पहले ही निगलेक्ट कर देंगे, ठीक ना। बोला कि बच्चों को उनकी क्षमता के आधार पर अलग अलग करने वाला। देखिए, अलग अलग अगर क्षमता के आधार पर आप करेंगे तो आपको पता है कि आपको समावेशी शिक्षा लेकर चलना है। समावेशीय शिक्षा, असमावेशीय शिक्षा का मतलब ही होता है कि जहाँ पर जो अक्षमता वाले जो बच्चे हैं, जिनके पास मतलब कि कोई ना कोई विकारता है, वो भी रहेंगे, और जो सामान्य बच्चे हैं वो भी रहेंगे, ठीक ना, दोनों को लेकर के चलना है। तो अगर ऐसा आप करेंगे, कैटेगराइज करेंगे, तो वो बच्चे हतोत्साहित होंगे जिनके पास कोई विकार है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, उनकी सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान का को महत्व देने वाला होना चाहिए, ठीक ना। मतलब ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा, मतलब बी आपका आंसर, मतलब कि ख जो है कि आपका सही होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे बोला है 18वां क्वेश्चन कह रहा है कि सृजनात्मक 18वां क्वेश्चन कह रहा है कि सृजनात्मक और प्रतिभाशील बच्चों के लिए कक्षा में आवश्यक हस्तक्षेप किस पर आधारित होना चाहिए। मतलब कि सृजनात्मक और प्रतिभाशाली जो है कि बच्चों के लिए कक्षा में किसका हस्तक्षेप पर आधारित होना चाहिए, मानी किसका आने से मना करना चाहिए, ठीक ना। बोला कि शिक्षक द्वारा अनुकूल और प्रेरक शिक्षण विधियों का प्रयोग। बोला कि केवल अतिरिक्त समय देना, केवल बच्चों के प्रति स्नेह दिखाना, या उन्हें अन्य बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी देना, ठीक है। तो हमें किस, बोला कि हस्तक्षेप किस पर आधारित होना चाहिए। आवश्यक हस्तक्षेप कर रहा है कि कौन से चीज़ पर हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए, ये चीज़ को आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक शिक्षण विधियों का प्रयोग होना चाहिए, ठीक ना। अनुकूलित और प्रेरक शिक्षण विधियों का प्रयोग होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चे दोनों हैं, ठीक ना, जो अभी सीख रहे हैं, ठीक ना, सृजन कर रहे हैं, नए नए चीज़ों का खोज करते हैं, और प्रतिभाशील हैं, मतलब कि वो एकदम उत्सुक रहते हैं, हरदम हर एक किसी चीज़ में आगे रहते हैं। तो उनके लिए
शिक्षक के द्वारा जो है कि अनुकूल और प्रेरक शिक्षण विधियों का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन 19वां प्रश्न है। 19 प्रश्न की तरफ चलते हैं। बोला है कि अति सक्रिय बच्चों को सिखाने, यहाँ पे कह रहा है अति शीघ्र सक्रिय बच्चों को सीखने में सहायता करने के लिए कौन सा तरीका उपयुक्त नहीं है। ध्यान समझिएगा, यहाँ पर नहीं शब्द पूछ लिया है, नॉट शब्द लगा दिया है। ठीक ना, तो नॉट शब्द जब भी आ जाएगा तो आप ध्यान रखिएगा कि एक ऑप्शन जो गलत है उसी को चूज करना है। मतलब कि 3 इसमें सही है और एक क्या है, गलत है। ठीक है, मतलब कि 1000 लोगों के बीच में से एक को गलत व्यक्ति को चूज करना है। बोला कि कार्य को छोटे और प्रबंधनीय भागों में बांटना। बोला कि सीखने के वैकल्पिक तरीकों को उपलब्ध कराना, दैनिक कार्यक्रम में शारीरिक गतिविधि शामिल करना, या बेचैनी के लिए उन्हें बार बार डांटना। बेचैनी के लिए क्या करना, उन्हें बार बार डांटना। हमें कौन सा तरीका उपयुक्त नहीं है, तो ध्यान समझेंगे यहाँ पर जो कि हमारा 19 का जो है कि घ जो है कि सही हो जाएगा। घ क्या है, सही आंसर है, क्योंकि हम बच्चे को बार बार डांट नहीं सकते हैं। अगर वो बेचैन है या किसी तरीके से परेशान है तो उसकी समस्या को जानेंगे, क्योंकि टीचर की भूमिका होती है कि अगर कोई बच्चा मतलब कि अनएक्टिव है, वो नहीं सक्रिय हो पा रहा है, ठीक ना, तो उसकी परेशानियों को जानना जो है कि टीचर का फर्स्ट जो है कि डिसीजन होना चाहिए। ठीक है, चलिए अपसारीय चिंतन के पैटर्न पैटर्न के बच्चों की पहचान करते हैं। माने अपसारीय चिंतन के जो बच्चे हैं, अपसारीय जो प्रगतिशील वाले हैं, ठीक ना, बोला कि उनके वैसे बच्चों को कैसे हम जानेंगे, ठीक ना, उनकी पहचान कैसे करेंगे। बोला कि दिव्यांग बच्चे होते हैं, या डिस्लेक्सिक्स जो है कि बच्चे होते हैं, सृजनात्मक बच्चे होते हैं, या केवल जो है कि अनुशासित बच्चे होते हैं। ठीक ना, इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है कि सही है, ये आपको बताना है। अपसारीय चिंतन वाले बच्चे कौन से हैं, ठीक है ना, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर जो है कि आपका जो है कि ऑप्शन नंबर जो है कि ग जो है कि सही होगा, क्योंकि सृजनात्मक बच्चों को ही अपसारीय चिंतन वाले बच्चे कहा जाते हैं। मतलब कि अपसारी क्या होते हैं, अपसारी का मतलब होता है कि एक पुंज से जो है कि जैसे कि यहाँ पर अगर एक यहाँ पर कोई चीज़ है तो उससे ये प्रकाशित होना, मतलब कि अलग अलग विचारधारा उत्पन्न करना। जैसे कि ये जीरो था, जब बच्चा छोटा था जीरो था, जैसे जैसे आगे बढ़ा उसका जो विचार है वो बढ़ता जा रहा है, ठीक है ना, तो उसको बोलते हैं अपसारीय। तो अपसारीय बच्चे कैसे होंगे, तो सृजनात्मक होंगे, उस नए नए चीज़ों से खोज करेंगे, ठीक है ना, तो वैसे बच्चों की पहचान इस तरह से की जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 21वां प्रश्न है आपका। बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक द्वारा बच्चों को समस्या समाधान का मॉडल प्रस्तुत करने का तरीका नहीं है। ध्यान समझिएगा, यहाँ पर भी क्या पूछ लिया है, नॉट शब्द, मतलब कि 3 ऑप्शन सही है और एक क्या है, गलत है। तो गलत ऑप्शन मतलब कि नकारात्मक अगर कहीं आपको शब्द मिल जाते हैं तो वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है ना। बोले कि अपनी विचार प्रक्रिया पर बच्चों से चर्चा करना, अपनी विचार प्रक्रिया पर जो है कि बच्चों से क्या करना, चर्चा करना। समस्या हल करते समय अपनी गलतियों के बारे में ईमानदार रहना, ठीक ना, मैंने गलतियों के बारे में क्या करना, ईमानदार रहना, मैंने कि जो भी गलतियां की हैं उसको बता देना। सोच विचार प्रयास और अलग अलग उत्तर जैसे शब्दों का प्रयोग करना, ठीक ना, सोच विचार प्रयास और अलग अलग उत्तर का क्या करना, प्रयोग करना। बोले केवल एक निश्चित उत्तर वाले प्रश्न पूछना, केवल एक ही निश्चित वाले क्या उत्तर को बार बार रिपीट करके पूछना, ये क्या समस्या समाधान का मॉडल प्रस्तुत करने वाला तरीका नहीं है, ठीक ना, आपको बताना है, ठीक ना, समस्या समाधान। तो हमने आपको बताया था कि जब भी आप ध्यान समझेंगे, जब भी साइकोलॉजी के क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे तो उसमें अधिकतर हम बच्चे की प्राथमिकता पहले रखेंगे, ठीक ना, जिसमें बच्चा ज़्यादा ही सक्रिय रहेगा वो ऑप्शन क्या होगा, सबसे ज़्यादा उचित माना जाएगा। तो अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें हमें ये पहले ऑप्शन में कह रहा है कि अपनी विचार प्रक्रिया पर बच्चों से चर्चा करना। जब हम बच्चों से चर्चा करेंगे तो अपनी विचारधारा को बताएंगे, ठीक ना, तो इससे ये भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। समस्या हल करते समय अपनी गलतियों को के बारे में ईमानदार रहना, ये भी सही है। बोला कि सोच विचार प्रयास और अलग अलग उत्तर जैसे प्रश्नों का उपयोग करना। जब ऐसे करेंगे सोच विचार जो भी मैंने सोचनीय प्रश्न, विचारात्मक प्रश्न, प्रयास जिसमें कुछ करके सीखें वैसे प्रश्न अगर पूछते हैं तो वो ज़्यादा ही एक्टिव है, ठीक ना, वो समस्या समाधान वाला मॉडल है। पर यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर घ जो है कि कह रहा है कि ये केवल एक निश्चित जो है कि उत्तर वाले प्रश्न पूछना, माने एक ही निश्चित वाले अगर उत्तर प्रश्न बार बार पूछेंगे तो बच्चों का जो है कि मनोबल नीचे गिरेगा और वो कुछ सीख नहीं पाएंगे, सृजन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक संवेग है, आपको संवेग बताना है, ठीक ना। चलिए बोला है कि स्मृति, भय, ध्यान या उद्दीपन, ठीक है, तो आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा एक संवेग
है, ठीक ना, संवेग है, 3 नहीं है और 1 है, ठीक ना, वो आपको चूज करना है। तो आपका जो है कि संवेग है, कौन सा है, तो भय, भय माने डर जाना, ठीक ना, आपका भय जो है कि एक संवेग है, ठीक ना, जैसे क्रोध, भय, माया, ठीक ना, ये सभी चीज़ें क्या है, आपके संवेग है, ठीक ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं 23वें प्रश्न की तरफ। 23वां प्रश्न कह रहा है कि 3 वर्ष का बच्चा कहता है कि दूध दूध बूथ पर मशीन द्वारा दूध बनाया जाता है, ठीक ना, उसके उत्तर की सही उपयुक्त व्याख्या क्या होगी। तो बतला है कि बच्चों को दुनिया के बारे में बहुत सीमित अनुभव है। बच्चे का उत्तर दूध बूथ से दूध खरीदने के उसके अनुभव पर आधारित है। बोला है कि बच्चे ने कभी गाय नहीं देखी है। और लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि परिवार बच्चों को प्रेरिक वातावरण माने प्रेरक जो है कि वातावरण नहीं देता है, ठीक ना। तो ये आपको बताना है कि उसका एक जो है कि मानसिक है, क्या है कि दूध बूथ पर मशीन द्वारा दूध बनाया जाता है, ठीक ना, माने कि जहाँ से दूध लाया जाता है वहाँ पर जो है कि दूध जो है कि मशीन द्वारा बनाया जाता है। ये 3 वर्ष के बच्चे के द्वारा ये व्याख्यान दिया गया है, ठीक है। मतलब आपको बताना है कि बच्चे के अंदर क्या मानसिक है, क्या कमी है कि उसकी वजह से वो बस यही जानता है, ठीक ना। तो चलिए सीधे हम इसके आंसर पर चलते हैं। तो इसका सबसे जो बेस्ट आंसर होगा वो होगा बच्चे को जो है कि यहाँ पर बच्चे का उत्तर, माने कि बच्चा जो उत्तर दे रहा है दूध बूथ से खरीदने के उसके अनुभव पर आधारित जो है, मतलब कि वो अनुभव किया है। वो जब भी गया है वहाँ दुकान पर दूध लाने के लिए, तो वहाँ पर उसने देखा कि यहीं से दूध मिलता है और वो कहीं से दूध लाया नहीं है, मतलब कि वो अनुभव जो किया है वही उसका उत्तर बना है, ठीक ना। बाकी जो है कि ऑप्शन में भी कुछ त्रुटियां हैं, बट जो वो बताया जा रहा है कि मैंने 3 वर्ष के बच्चे के अंदर क्या है, ठीक ना, सबसे उपयुक्त व्याख्यान पूछ रहा है, ठीक ना। चलिए ध्यान से समझेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 24वें प्रश्न की तरफ। और जो है कि हमारे 6 प्रश्न हैं, ठीक है। अगर अभी तक जो है कि आप वीडियो को जो है कि लाइक और शेयर नहीं किए तो लाइक और शेयर कर लीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे जो है कि सीटेट के क्वेश्चन का जो है कि डेली प्रैक्टिस कराने वाला हूँ, ठीक है। तो आप लोग जो है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए 24 प्रश्न देखते हैं कि बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक की भूमिका सबसे अच्छा वर्णन करता है, माने शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है। ये आपको बताना है कि शिक्षक के अंदर क्या होना चाहिए। बोला है कि शिक्षक का मुख्य कार्य कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, ठीक ना, शिक्षक को केवल निर्धारित पाठ्यक्रम का पालन करना, समय पर पाठ्यक्रम पूरा करना ही शिक्षक की मुख्य जिम्मेदारी है। ऐसा सहज वातावरण बनाना जहां बच्चे संवाद और प्रश्नों के माध्यम से सीखें, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि टीचर की सबसे पहली भूमिका होनी चाहिए कि बच्चे को हमें क्या देना है, प्राथमिकता देना है, फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है, ठीक ना, कि बच्चा खुद से कुछ करके सीखे, ठीक है। क्योंकि एनसीईआरटी जो है कि उसी चीज़ को ज़्यादातर मतलब कि फेवर रखती है, ठीक ना, बच्चे की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो सभी में जो है कि बच्चे कहीं ना कहीं, जैसे कि इसमें बोला है कि शिक्षक का मुख्य कार्य होता है कि कक्षा का अनुशासन बनाना, मतलब केवल अनुशासन बनाना ही कोई धर्म थोड़ा है। शिक्षक का जो है कि केवल निर्धारित पाठ्यक्रम पढ़ाना, पाठ्यक्रम पढ़ाने तक अगर शिक्षक रहेगा तो भाई वो बच्चा रोबोट नहीं हो जाएगा। बोला कि समय पर पाठ्यक्रम पूरा करना, मतलब ये भी गलत है, ठीक ना, समय पर। बोला कि ऐसे सहज वातावरण बनाना जहां संवाद, ध्यान समझिएगा, बच्चे संवाद और प्रश्न का माध्यम मने बना सके, ठीक ना। तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, चौथा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 25वें प्रश्न की तरफ। बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा समृद्ध अधिगम को बढ़ावा देता है। समृद्ध अधिगम को बढ़ावा देता है ऐसी कक्षा जहां सामग्री बच्चों को पहुंच से दूर रखी जाए है, मतलब कि आपको बताना है कि समृद्ध अधिगम कौन सा बढ़ावा दे रहा है, ठीक ना। बोला कि ऐसी कक्षा जहां खुले गतिविधियों, माने कि गतिविधि कोने और बच्चों के पुस्तकों से भरी भारी खुली अलमारी हो, ठीक ना। ऐसी कक्षा जहां सामग्री सप्ताह में केवल एक बार निकले और केवल पाठ्यक्रम आधारित कक्षा हो, ठीक ना। तो आपको बताना है समृद्ध अधिगम बताना है कि कहाँ पर समृद्धि है, कहाँ पर उनको उपलब्धता सबसे ज़्यादा है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 25 का, जो है कि बोला है कि ऐसी कक्षा जहाँ सामग्री बच्चों को पहुँच से क्या रखी जाइए, दूर रखी जाए। कहाँ रखी जाए, तो दूर रखी जाए, दूर नहीं, सॉरी सॉरी, ये आपका आंसर जो है कि गलत होगा, क्योंकि दूर रखेंगे तो समृद्ध, समृद्ध का मतलब होता है कि उपलब्धता होना, मतलब उसके पास जो है कि अधिक से अधिक सामग्री का होना, ठीक है। तो आपका सही आंसर यहाँ पर होगा, ठीक है, आपका आंसर होगा ऐसी कक्षा जहाँ
खुली गतिविधि कोने और बच्चे को पुस्तक के लिए भारी खुली अलमारी हो। मतलब कि यही तो प्रेजेंट कर रहा है कि बच्चे के पास सब कुछ उपलब्ध है, मतलब कि बच्चे को सीखने के लिए किसी चीज़ की कमी नहीं है। समृद्ध कहते हैं ना कि समृद्ध लोग हैं, ठीक है, तो वो समृद्ध पूछ रहा है, ठीक है। चलिए 26वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो 26 प्रश्न कर रहा है कि कक्षा में पाठ्य पुस्तक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन कौन सा है। माने पाठ्य पुस्तक की असली भूमिका बतानी है कि हमारे कक्षा में जो भी बुक पढ़ाई जाती है उसकी पाठ्य पुस्तक जो है उस क्या भूमिका निभाती है। बोले कि वे कक्षा में उपलब्ध अनेक संसाधनों और संदर्भ सामग्री में से एक है। बोला कि वे पूरे देश में सीखने की पूर्ण एक रूपता सुनिश्चित करती है। वे केवल माता पिता को मार्गदर्शन देती है। वे हर परिस्थिति में सबसे आवश्यक एकमात्र अधिगम संसाधन है। तो आपको बताना है सबसे बेस्ट आंसर किसके लिए, पाठ्य पुस्तक के लिए, ठीक ना। पाठ्य पुस्तक के लिए बताना है कि जो कक्षा में पाठ्य पुस्तक है उसका सबसे अच्छा वर्णन क्या है, ठीक है। चलिए तो सबसे अच्छा वर्णन आपको बताना है, सबसे अच्छा जो है कि ऑप्शन को चूज करना है, ठीक है। तो आपने चूज कर लिया होगा। तो चलिए यहाँ पर मैं बताता हूँ। बोला है कि वे कक्षा में जो है कि उपलब्ध अनेक संसाधनों और संदर्भ सामग्री में से एक है, ठीक ना। मतलब कि जो भी संसाधन है उनमें से एक जो है कि विशेष जो है कि उसकी अलग ही अपनी एक भूमिका है, ठीक ना। मतलब कि वो भी अपनी जो भी सभी अनेक संसाधन है उनके साथ में अपनी भी एक भूमिका निभाता है, ठीक ना। इसमें अगर देखेंगे तो बोल रहा है कि पूर्णतः एक रूपता निश्चित करना, ये गलत है भाई। आप देखेंगे तो हर एक कंट्री में अलग अलग बुक पढ़ाई जाती हैं। बोला है कि केवल माता पिता का मार्गदर्शन करना, ये भी गलत है, ठीक ना। बोला है कि वे हर परिस्थिति में सबसे अधिक और एकमात्र अधिगम संसाधन है, नहीं, एकमात्र अधिगम संसाधन नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं 27वें प्रश्न की तरफ। ये 27वां प्रश्न हमारा एनसीएफ से क्वेश्चन पूछा है, एनसीएफ 2005 से, ठीक ना। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा एनसीएफ 2005 की समझ मुख्य किस दृष्टि से प्रभावित है, ठीक ना। माने किससे प्रभावित है, मानवतावाद से, व्यवहारवाद से, रचनात्मकवाद से या केवल संज्ञानात्मक सिद्धांत से, ठीक ना। आपको बताना है मानवतावाद या व्यवहारवाद या रचनावाद या केवल संज्ञानात्मक सिद्धांत से। तो चलिए आपने आंसर चूज कर लिया होगा, क्योंकि मैंने आपसे पहले भी कहा था कि आप लोग जो है कि जब भी क्वेश्चन पढ़ा जाए तो उस क्वेश्चन का आंसर आप लोग पहले चूज कर लीजिएगा, जिससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल ऊपर जा सके, क्योंकि तभी आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। नहीं तो अगर बाद में आप उसका आंसर देंगे तो कॉन्फिडेंस केवल कहने के लिए रहेगा पर आपका भरोसा नहीं आएगा, ठीक ना। तो ध्यान समझिएगा, एनसीएफ 2005 जो है कि एनसीएफ 2005 जो है कि किसको सबसे ज़्यादा महत्व देता है, रचनावाद। मतलब बच्चे को जो है कि एक्टिविटीज़ करा करके ज़्यादातर हमें क्या करना है, सिखाना है, ठीक है। चलिए तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 28वां प्रश्न कर रहा है कि कक्षा में बच्चों को प्रेरित माना जा सकता है यदि वे क्या करेंगे, साफ सुथरी वर्दी पहन करके विद्यालय आते हैं, हमेशा शांत रहते हैं, प्रतिदिन उपस्थित रहते हैं, शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है, प्रेरित माना जाएगा। माने बच्चा जो है कि एक एक्टिव बच्चा है, एक्टिव है, ठीक ना। तो वो कैसे पता करेंगे आप, ठीक है। तो चलिए आप आंसर चूज कर लिए होंगे, आई होप कि। चलिए आगे हम इसका आंसर बताते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 28 का जो है कि आपका घ। मतलब कि यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये सीधे तौर पे कह रहा है कि शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछना। तो यही तो हमने देखा अभी, एनसीएफ यही कह रहा है, एनसीएफ भी यही कह रहा है। एनसीएफ में कह रहा है कि बच्चा क्या होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए, ठीक ना। एनसीएफ भी यही चीज़ कह रहा है, रचनावाद होना चाहिए, रचनात्मक होना चाहिए। तो रचनात्मक कब होगा, जब वो उसके दिमाग में प्रश्न आएंगे, ठीक ना। यहाँ पे साफ सुथरा वर्दी पहनना ये कोई विद्यालय के लिए प्रेरित नहीं है, हमेशा शांत रहना ये भी नहीं है, प्रतिदिन उपस्थित होना ये भी कोई बात नहीं है कि बच्चा जो है कि प्रेरित है, ठीक ना। चलिए 29 प्रश्न की तरफ चलते हैं और ये हमारा आखिरी इसके बाद प्रश्न होगा। और अभी तक अगर आप वीडियो को जो है कि लाइक और शेयर नहीं किए तो लाइक और शेयर कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसा प्रैक्टिस अब डेली कराने वाला हूँ, ठीक है। चलिए तो 29 प्रश्न कह रहा है कि बच्चों को अधिगम में सुधार के लिए सबसे उपयुक्त तरीका कौन सा है। माने अधिगम में कैसे हम सुधार कर सकते हैं। बोला कि नियमित रूप से केवल परीक्षा लेने से, केवल पाठ्य वस्तु की व्याख्या करने से, कक्षा में अधिक से अधिक शिक्षण सामग्री रखना, या जो घ कह रहा है कि वास्तविक जीवन की परिस्थितियों पर बच्चों को एक दूसरे से बातचीत करने में सहयोग करना, ठीक है। मतलब कि बच्चे के अधिगम में किस प्रकार से हम सुधार कर सकते हैं, इसको आपको सबसे बेस्ट आंसर चूज करना है। क्योंकि अगर इन चीज़ों का अगर प्रयोग किया जाए शिक्षण अधिगम में तो बच्चे का शिक्षण अधिगम बहुत ही बेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसका सबसे जो बेस्ट आंसर होगा अगर देखा जाए यहाँ पर, तो बोला है कि नियमित रूप से केवल परीक्षा लेना। केवल परीक्षा लेने से वो बच्चा थोड़ा जो है कि उसके अधिगम में सुधार हो जाएगा। केवल पाठ्य पुस्तक की
पाठ्य पुस्तक की व्याख्या करना। अगर हम केवल किताब पढ़ा देंगे तो उससे थोड़ा बेहतर हो जाएगा। कक्षा में अधिक से अधिक शिक्षण सामग्री रखना, केवल रख देने से थोड़ा होगा भाई, उसका प्रयोग भी आना चाहिए बच्चे को। बोला कि वास्तविक जीवन की परिस्थितियों पर बच्चों को एक दूसरे से बात करना, मतलब कि जो भी वो देख रहे हैं उनके ऊपर वो विचार कर सके, ठीक ना। और सहायता करना, मतलब कि बातचीत करने में उनकी क्या करना, सहायता प्रदान करना, उनके साथ बातें करना, तभी तो जान पाएंगे, तभी वो खुल करके कोई भी चीज़ को सीख पाएंगे, मतलब ज़्यादातर एक्टिव रहेंगे, ठीक ना। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है हमारा। बोला कि अधिगम के वातावरण में प्रभावी अनुशासन बच्चों को किससे किससे सहायता करना चाहिए, किसमें सहायता करना चाहिए, ठीक ना। अधिगम वातावरण में प्रभावी अनुशासन बच्चों को, उन्हें जो प्रभावी अनुशासन बच्चे हैं उनको किस तरह से सहायता करना चाहिए। बोला कि अपने अधिगम को स्वयं नियंत्रित और मॉनिटर करने में, ठीक ना। पूरी कक्षा में चुप रहने में, केवल शिक्षक के निर्देशों को पालन करने में, या पाठों को रट कर के याद करने में। तो सबसे बेस्ट आंसर आपको बताना है, तो आपका सबसे बेस्ट आंसर इसमें हो जाएगा। आई होप कि आपने बेस्ट आंसर चूज़ कर लिया होगा। अगर चूज़ कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ से आपका रिजल्ट आएगा कि आपने कितना सही आंसर बताया और कितना गलत बताया, ठीक है ना। ये डिसाइड हो जाएगा। तो इसका सही आंसर होगा अपने अधिगम को स्वयं नियंत्रित और मॉनिटर करने में जो है कि सबसे ज़्यादा वो प्रभावी बनेगा, ठीक ना। बोले कि अधिगम वातावरण में जो है कि प्रभावी अनुशासन बच्चों को किस तरीके से सहायता किया जा सकता है या करता है, ठीक ना। अधिगम, ठीक ना। अधिगम के वातावरण में जो है कि प्रभावी अनुशासन बच्चों को किस में सहायता करता है, तो अपने अधिगम को स्वयं नियंत्रित और मॉनिटर करने में, ठीक ना। वो खुद से जो है कि अधिगम सीख भी सकते हैं और अपने आप को मॉनिटर भी कर सकते हैं, ठीक है। अनुशासन जो है, ठीक है, वो किस तरीके से उनका हेल्प करेगा। चलिए तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। आप लोग जो है कि अपना जो है कि जो भी आंसर होगा, जो भी आपका रिजल्ट आया, वो आप जरूर से जरूर कमेंट में करिएगा कि आपने कितना आंसर जो है कि सही दिया, ठीक है। और कितने आंसर पर आपने लगभग जो है कि नियर अबाउट आपने सही थिंकिंग किया था। क्योंकि अगर हम आंसर देते हैं तो 1 से 2 आंसर हमारे आते हैं दिमाग में, पहले हम किसी और को प्रायोरिटी देते हैं, उसके बाद सेकंड थोड़ा सा कम वाले को। तो आपने बताइएगा कि आपका कितना जो है कि सही रहा, एकदम एक्यूरेट रहा आंसर, ठीक है। और कितने जो है कि आंसर आपने लगभग नियर अबाउट सही थिंकिंग किया था और कितने गलत है, ठीक है ना। तो आप लोग जो है कि अपना आंसर जो है कि कमेंट में जरूर करिएगा। क्या करिएगा, कमेंट में जो है कि आप जरूर से जरूर अपना रिजल्ट बताइएगा कि कितना आपने सही किया, ठीक है। और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और जो भी आपके दोस्त मित्र अगर तैयारी करते हैं तो उन सभी के पास भी ये वीडियो आप शेयर कर दीजिएगा और बता दीजिएगा कि यहाँ पर डेली जो है कि आपका प्रैक्टिस होने वाला है। क्या होने वाला है, डेली जो है कि आपका प्रैक्टिस हम कराने वाले हैं। और डेली ये हमारा जो बैच चलेगा वो सीटेट के लिए जो है कि चलेगा, कि सीटेट की तैयारी हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और जो भी चैप्टर वाइज क्वेश्चन है उन सभी का एमसीक्यू क्वेश्चन का मैं प्रैक्टिस कराने वाला हूँ, ठीक है। तो आप सभी का धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अगर अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और